हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में और बैकएंड डेवलपमेंट का रोड मैप और एक कंप्लीट गाइड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैकएंड डेवलपमेंट अगर आपको सीखना है इन 2024 या फिर आप पहले से ही कुछ बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कैसे आप बैकएंड डेवलपमेंट को और बेटर तरीके से सीख सकते हैं। सो एक कंप्लीट गाइड के बारे में बात करेंगे। हम इस इंटायर वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, किस किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि बैक एंड डेवलपमेंट होता क्या है, एंड देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट जो भी रोड मैप है बैक एंड डेवलपमेंट का, जिसके साथ आपको स्टार्ट करना है। आपको पहले तो बेसिक सीखना है कि बैक एंड डेवलपमेंट होता क्या है। देन आपको सीखना है कि कैसे वेब वर्क करता है, राइट। सो अगर आप देखेंगे कि कैसे आपका कम्युनिकेशन होता है, कैसे आपका वेब पेज रेंडर होता है, कैसे वेब पेज के अंदर कंटेंट आपके पास आता है। उसके बाद आपको फंडामेंटल कंप्यूटर्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको देखनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप अपना बैकएंड डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देन कि बेसिक वेब सिक्योरिटीज़ हमें क्या कंसिडर करके लेके चलनी है। वो सीखेंगे कि कैसे आप वर्जन कंट्रोल यूज़ करने वाले हैं जिस पे आप मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ एक कोड पे काम करेंगे। उसके बाद आपको बैकएंड के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। सो उसका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें आपको थोड़ा ओवरव्यू मैं दे दूंगा कि बैकएंड डेवलपर के सैलरी रेंज क्या है इंडिया में अभी, अगर आप अपना कैरियर एज अ बैकएंड डेवलपर स्टार्ट कर रहे हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि नोड जेएस, पाइथन, इसके बीच में आपको कौन सा बैकएंड टेक्नोलॉजी बेसिकली चूज़ करनी चाहिए और क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। या फिर हम बात करेंगे कि आपको कोई सर्टिफिकेशन कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है एआई का ना बैक डेवलपमेंट के रोल के ऊपर, राइट। और सो लास्ट हम बात करेंगे कि कैसे आपको कोई सर्टिफिकेशन कोर्स लेना चाहिए जिससे आप अपना कैरियर एज अ बैकएंड डेवलपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ बेसिक ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट। तो अभी बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वर्स का। तो सर्वर एक्चुअली आपके बैकएंड का बैकबोन है और आपके जो एप्लीकेशन होता है या फिर आपका जो कोड होता है उसको हम होस्ट करते हैं, राइट। और जो भी यूज़र होता है उसके रिक्वेस्ट को हम एक्सेस करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। तो एज अ बैकएंड डेवलपर आपका काम होता है कि वो सर्वर सही से सेटअप हो, सिक्योर हो और जो भी यूज़र का ट्रैफिक हो, जो भी यूज़र रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से हैंडल करे। ओके। सो नेक्स्ट बात करेंगे डेटाबेस का। तो डेटाबेस आपका जो डेटा होता है उसको सही तरीके से स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं और डेटाबेस को हमें मैनेज करना पड़ता है और ये डिफाइन करना पड़ता है कि डेटा अच्छे से स्टोर हो और लेटर ऑन जब भी आपका एप्लीकेशन को रिक्वायर रहता है तो वो एक्सेस कर सके। ठीक है। बेसिकली हम कुछ डेटाबेस जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस, जो कि आपका माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेज एसक्यूएल होते हैं और नो एसक्यूएल होते हैं जैसे कि मोंगोडीबी और रेडिस। लेटर ऑन हम वीडियो में पढ़ेंगे कि एसक्यूएल बेस और नो एसक्यूएल बेस डेटाबेस हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके फर्दर बात करेंगे सिक्योरिटी के ऊपर। तो आपका जो बैकएंड है वो क्यों सिक्योर होना चाहिए, राइट। तो और डेफिनेटली मतलब अगर आपका बैकएंड है और आप एज अ डेवलपर हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो सिक्योर हो। रीज़न इज़ कि आपका यूज़र आप पे सर्विसेज यूज़ कर रहा है। तो अगर कुछ भी सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो यूज़र का डेटा लॉस हो सकता है या फिर यूज़र यूज़र को कोई नुकसान हो सकता है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी इनक्रिप्शंस टेक्नोलॉजीज़ हैं और लॉगिन सिस्टम है, एक्सेस कंट्रोल है, वो सारे आपके बैकएंड में अप्लाई हो रहे हों, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको मेक श्योर करनी पड़ती है एज एन बैकएंड डेवलपर। उसके बाद बात करेंगे एपीआई का। तो हम एपीआई बनाते हैं ताकि आपका जो फ्रंट एंड है या फिर आपका जो मोबाइल ऐप है या फिर वेब पेज है वो किसी बैकएंड के साथ इंटरेक्ट कर सके और जो भी डेटा लेना है या भेजना है वो प्रॉपर वे में हो सके, राइट। और नेक्स्ट बात करेंगे बिजनेस लॉजिक का। तो बिजनेस लॉजिक बेसिकली जो भी आपके कुछ रूल्स हैं, राइट। और कुछ आपका प्लानिंग्स रहता है जो आप कोड लिखते हैं, राइट। तो उसमें आपको डिफाइन करते हैं कि कैसा आपका डेटा फ्लो होता है और वो कैसे काम करना चाहिए। तो एवरीथिंग जो भी लॉजिक आपका डेटा को हैंडल करता है, मैनेज करता है और यूजर का जो रिक्वेस्ट रहता है उसको
फुलफ़िल करता है बेसिकली टर्म्स में समझे। तो इसको हम बेसिकली बोलेंगे बिज़नेस लॉजिक। उसके बाद आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। तो सबको पता है कि आप जो भी मशीन यूज़ करते हैं उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जो कि आपके हार्डवेयर से इंटरैक्ट, और इसी तरह से बैकएंड में भी हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है जिसके ऊपर आपका एप्लीकेशन यानी कि सर्वर का कोड रन होता है और वो प्रॉपर वे में इसको मैनेज करता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलेबिलिटी का। तो स्केलेबिलिटी यहाँ पे क्यों आई, राइट। तो स्केलेबिलिटी का यहाँ सिंपल सा टर्म्स है कि आपका जैसे जैसे बैकएंड में आपका ट्रैफिक बढ़ता है, राइट। और मतलब ट्रैफिक बढ़ने से मतलब है कि आपके यूजर्स बढ़ते हैं, यूजर के रिक्वेस्ट ज़्यादा बढ़ते हैं दिन पर दिन, तो आपको उसको मैनेज करना होता है। और ये क्यों रिक्वायर्ड है, बिकॉज जैसे जैसे आपका डेटा रिक्वेस्ट बढ़ेंगी तो आपके सर्वर को या फिर आपके बैकएंड को ये चीज़ें हैंडल भी करनी पड़ती हैं ताकि वो प्रॉपर वे में इनकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से डिज़ाइन किया करना पड़ता है कि वो जितने भी यूजर्स की डिमांड बढ़ती है या फिर रिक्वेस्ट बढ़ती हैं वो हम उन रिसोर्सेज को घटा बढ़ा सके, राइट। तो ताकि आपका एप्लीकेशन अलग अलग लोड पे अच्छे से काम कर पाए। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेमवर्क्स का। तो फ्रेमवर्क्स को ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई एक कोड है या फिर टूल्स है जो कि आपके बैकएंड डेवलपमेंट में को ईजी बनाता है। और जो कि फेमस बैकएंड फ्रेमवर्क्स हैं आपके, जैसे जेंगोज है जो कि पाइथन के लिए यूज होता है, एक्सप्रेस जीएस है जो कि नोड जीएस के लिए यूज होता है, एंड सिमिलरली स्प्रिंग है जो कि जावा के लिए यूज होता है। तो ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो कोई भी रिपीटेड टास्क को ईजी करने के लिए होता है और आपके डेवलपमेंट को और फास्ट करने के लिए बनाया जाता है, राइट। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे डेटा एनालिसिस की। और डेटा एनालिसिस क्यों रिक्वायर्ड है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जो भी आपका बैकएंड है वो बहुत सारे डेटा को एक्सेस करेगा, हैंडल करेगा, राइट। और डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, राइट। तो डेटा एनालिसिस से आपके जो भी बिजनेस होता है उसको रॉ डेटा मिलता है और वो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर एक्सेस करनी है या फिर रिट्राइव करनी है तो आपके डेटा एनालिसिस टूल्स के थ्रू ही वो कर सकता है, और जिससे बिजनेस को कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट में सिस्टम आर्किटेक्चर्स। तो जैसा कि ये वर्ड से समझ सकते हैं आप, सिस्टम आर्किटेक्चर बेसिकली है कि कैसे आप बैकएंड है उसका सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है और वो कैसे वर्क करेगा, राइट। तो एक नॉर्मल एक आप आर्किटेक्चर को देखते हैं तो वो अगर किसी हाउस को डिज़ाइन करता है तो वो सारी चीज़ें मेंशन करता है उसके अंदर कि वो कैसे उस हाउस का स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे वो हाउस बनेगा। तो सिमिलरली एक एज अ सिस्टम डेवलपर या बैकएंड डेवलपर आपको भी पता होना चाहिए कि आपका डेटाबेस कैसे वर्क करेगा, एपीआई कैसे वर्क करेंगे और बिजनेस लॉजिक कैसे वर्क करेगा, और वो काफ़ी रिलायबल तरीके से काम करना चाहिए एक दूसरे के साथ। सो नेक्स्ट बेसिक से बात करते हैं और समझते हैं कि एक ब्राउज़र और एक सर्वर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि एक ब्राउज़र है, जैसे कि आपका क्रोम है, और उस क्रोम में आपने एक यूआरएल टाइप किया है www.google.com, राइट। तो ये रिक्वेस्ट आपकी एक ब्राउज़र से आपके एक सर्वर पे जा रही है, जैसे कि गूगल का एक सर्वर है, और आप कुछ पेज बेसिकली वहाँ से फैच कर रहे हैं, चाहे वह विकिपीडिया हो या चाहे यूट्यूब हो। तो वाया आपके ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाती है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर या कि सर्वर के अंदर, और वो सर्वर पे वो रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन आपके यूज़र इनपुट के हिसाब से जाएगी। आपने जैसे रिक्वेस्ट की किसी फ़ाइल के लिए, या फिर आपने रिक्वेस्ट की किसी यूआरएल के लिए, या रिक्वेस्ट की किसी एक टेक्स्ट के लिए जो कि आप सर्च करते हैं जैसे गूगल पे, वो रिक्वेस्ट अंदर आपके लॉजिक, बिजनेस लॉजिक जहाँ पर लिखा है आपका सर्वर पे इवैल्यूएट होता है। उसके बाद वो उसको रिक्वायर्ड होता है किसी डेटाबेस का जहाँ पे आपको उसका रिक्वायर्ड डेटा आपको फैच करना है, तो वो वापस आपको डेटा उस डेटाबेस से निकाल के आपका सर्वर आपके ब्राउज़र को वापस भेजता है। तो इस तरह से आपका एक बेसिक आप समझ सकते हैं कि फ़्लो वर्क करता है, जो कि आपका एक ब्राउज़र टू वेब सर्वर एक कम्युनिकेशन होता है। तो उसका नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे आपका बेसिकली एक वेब वर्क करता है। तो समझने के लिए जो सेम आपका एग्जांपल दिया था, आपका एक फ्रंट एंड रहता है और एक बैक एंड रहता है, राइट। फ्रंट एंड से समझते हैं कि आपका एक ब्राउज़र है, या फिर ब्राउज़र के अंदर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन कर दी है, यूट्यूब का एक आपने वेब पेज ओपन कर लिया है
www.youtube.com। अब youtube.com में आप सर्च करते हैं किसी वीडियो के लिए, तो वो रिक्वेस्ट आपकी एज अ रिक्वेस्ट जाती है। जो आपने जो भी सर्च करते हैं सर्च बार में, तो वो आपकी एज अ रिक्वेस्ट जाती है किसके बैकएंड पे, यूट्यूब के बैकएंड पे। और यूट्यूब उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, प्रोसेस करता है और चेक करता है जो भी रिक्वायर्ड डेटा रहता है अपने डेटाबेस में। और उसके बाद उस डेटाबेस से वो आपको रिस्पॉन्स में जो भी कंटेंट रहता है या फिर जो भी यूआरएल रहता है, वो प्रोसेस करके आपको एज अ रिस्पॉन्स आपके फ्रंट एंड पे लोड करके दिखाता है, जो कि आपके यूट्यूब वीडियो प्लेयर्स पे आपको दिख रहा होता है, राइट। तो इस तरह से बाकी जगह पे भी सेम ही तरह से वर्क होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फ्लिपकार्ट के अंदर शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स में भी इस तरह से वर्क होता है कि आप किसी भी कार्ट के ऊपर या किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, वो प्रोडक्ट सर्च में आता है, उसके बाद आप उस पर क्लिक करते हैं और उस प्रोडक्ट को व्यू करते हैं। एवरीथिंग जो भी डेटा उसके पीछे रहता है, जो भी प्रोडक्ट का डिटेल्स रहता है, प्रोडक्ट का साइज़ रहता है, प्रोडक्ट का कलर्स रहता है, एवरीथिंग आपको वाया ऐसे ही एक स्ट्रक्चर रहता है जिसके थ्रू आपको मिलता है। तो उसको उस तरह से समझो आप। तो कोई भी चीज़ हो रही है, पहले उसको फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट जाती होगी। आप कुछ भी एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आप कहीं शॉप में जाते हैं, तो शॉप में आप क्या करते हैं, आप पहले शॉपकीपर से कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कौन सा सामान चाहिए, राइट। तो आप रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स पे आपका जो भी शॉपकीपर रहता है वो आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और वो चेक करता है कि आपका जो पर्टिकुलर सामान है जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया था, वो किस स्लॉट पे रहेगा, राइट। तो वो स्लॉट से उस सामान को लेके आता है और आपको वो उस लाइक सामान को हैंड ओवर करता है या फिर देता है, राइट। सिमिलरली ऐसे ही आपको बाकी रिक्वेस्ट आपकी जो रहती है वो भी इसी तरह से फॉलो होती है। तो यही फ्लो हमारा इधर भी काम आता है। सो अभी नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल और कंप्यूटर साइंस में। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा जब आप बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और या आप कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर, राइट, एल्गोरिदम्स और सिस्टम डिज़ाइन, ये 3 चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर में जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप जो भी कॉमन डेटा स्ट्रक्चर हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। और एल्गोरिदम के अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स जो कि यूज़ होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। सिस्टम डिज़ाइनिंग में आपको देखना पड़ेगा कि सिस्टम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको एंड टू एंड आपको एक बार सीखना ही पड़ेगा। सो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपको हेल्प करता है कैसे आपका डेटा स्टोर होगा, प्रोसेस होगा ऑर्गेनाइज वे में, राइट। तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर आपके हैं जैसे कि एरे है, लिंक लिस्ट है, ठीक है, आपको स्टैक है, क्यू है, उसके बाद ट्री है, ग्राफ्स हैं, हैश टेबल्स, हीप। तो ये सारे आपको सेट्स हैं, मैट्रिक्स है, तो ये सारे आपको बेसिकली ओवरलुक करने हैं। तो आपको एक एक करके सीखने पड़ेंगे, उनके बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, कैसे एरे वर्क करता है, कैसे लिंक लिस्ट वर्क का वर्क है और क्या डिफरेंस होता है एरे लिंक लिस्ट, राइट। ऐसे हैश टेबल्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं, तो ये सारी आपको सीखने पड़ेंगे, राइट। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में होनी ही चाहिए इनकी। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर आपको सीखनी है। सो दैट अगर आप किसी एक लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए अगर आप जावास्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं या फिर जावा फॉलो कर रहे हैं या सी शार्प फॉलो कर रहे हैं, कोई भी आप लैंग्वेज पकड़ लीजिए, उसके अंदर आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो आप पकड़ लीजिए, उनको आप सीखिए, राइट। नेक्स्ट आपको एल्गोरिथम सीखने हैं। तो एल्गोरिथम कुछ नहीं, आपको बेसिकली अप्रोच है, आप एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, राइट। तो एग्जांपल के लिए अगर आपको सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं, तो बेसिक सर्चिंग एल्गोरिदम आपको सीखनी पड़ेंगी, जिसके अंदर आपको लाइक लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, देन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जैसे कि बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक सॉर्ट। तो ये आपको ये एल्गोरिदम के अंदर आपको सीखनी पड़ेंगी वेल आप कोई इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं तो। इसके फर्दर आपको ट्री, ग्राफ, हैशेस जो थोड़ा सा एडवांस एल्गोरिदम्स हैं, राइट। तो जैसे कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस प्रॉब्लम्स है, मैट्रिक्स का चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको धीरे 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 के ये भी सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम डिज़ाइन का। सिस्टम डिज़ाइन एक अप्रोच है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि कैसे कि एप्लीकेशन का सिस्टम बनाया जाता है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहता है। एग्जाम्पल के समझते हैं, जैसे आप कोई हाउस बनाते हैं, तो जो आपका आर्किटेक्ट रहता है वो पहले आपका एक लेआउट बनाता है, वायर फ्रेम बनाता है, उसके बाद उसमें एक बेसिक आर्किटेक्चर दिया जाता है। तो सिमिलर वे में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी जब आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो उसका सिस्टम डिज़ाइन किया था कि कैसे उसमें डेटाबेस वर्क करेगा, कैसे इसका फ्रंट एंड
कम्युनिकेट करेगा और क्या-क्या कंपोनेंट आपके बैकएंड में चलेंगे जिससे आपका डेटा प्रोसेस होगा और क्या और चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उस डेटा को बेटर वे में प्रोसेस करने के लिए, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम डिज़ाइन के अंदर सीखी जाएँगी। तो इस तरह से आप ये तीनों फाउंडेशंस को रीड आउट करो। एक-एक चीज़ को, एक-एक टॉपिक को लेके आपको स्टडी करना ही पड़ेगा और पहले बेसिक से देन उसके मिड लेवल पे फिर एडवांस लेवल पे। तो नेक्स्ट आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी। अब बात करते हैं कि आपको कौन-सा बैकएंड फ्रेमवर्क पिक करना है, राइट? तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि जेंगो है, एक्सप्रेस जेएस है, स्प्रिंग बूट है, रूबी ऑन रेल्स है, लेरावेल्स है, एएसपी डॉट नेट है। सो आपने जो भी लैंग्वेज पिक की है उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप बैकएंड उसका पकड़ लीजिए, उसकी आप स्टार्ट करिए, राइट? तो अगर आप पाइथन में हैं तो आप उसका जेंगो फ्रेमवर्क्स में आप काम करना पड़ेगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट पकड़ लिया आपने तो उसके अंदर आप एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप जावा सीख रहे हैं तो आपको स्प्रिंग बूट सर्वर पे फ्रेमवर्क्स पे काम करना पड़ेगा। सो इस तरह से आप स्पेसिफिक बैकएंड पे आप काम कर सकते हैं। बेसिक वेब सिक्योरिटीज़ के लिए जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये बेसिक पता होना चाहिए आपको। इन डेप्थ भी नहीं भी बट एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्री क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। तो जैसे कि नाम आप सुन रहे हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, तो आपने एक डीबी पे रिक्वेस्ट किया, एक आपने यूआरएल, आप एक यूआरएल है, कॉमन यूआरएल है आपका, जिस पे आपने यूआरएल पे ही क्वेरी पैरामीटर्स में आपने डेटा रिक्वेस्ट किया है। जैसे कि आपने टीचर आईडी एज ए क्वेरी पैरामीटर पास किया है 117, ये आपके सर्वर से रिस्पॉन्स प्रोसेस होकर आपके एक डीबी पे रिक्वेस्ट किया और डीबी से आपको डेटा एज अ रिटर्न मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन में कोई भी हैकर्स या फिर कोई अटैकर्स आपके क्वेरी को चेंज करके आपका पूरा डेटा फैच कर सकता है, उसको चोरी कर सकता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें मेक श्योर करनी पड़ेंगी वाइल बैकएंड डेवलपमेंट की आप इसको कैसे रोक सकते हैं। ऐसे एक और अटैक होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो इसमें होता क्या है कि आपका अटैकर आपके वेबसाइट पे कोई स्क्रिप्ट रन कर देता है और वो स्क्रिप्ट आपके जो भी विजिटर्स होते हैं, राइट? जैसे कि आप फ्रंट एंड आपका कोई यूज़र आपका वेबसाइट यूज़ कर रहा है तो अटैकर आपके वेबसाइट पे कंटेंट चेंज कर देगा कोई भी स्क्रिप्ट रन करके, और आपको विजिटर को लगेगा कि ये वेबसाइट डाउन है या फिर वेबसाइट में कंटेंट चेंज हो गया है, राइट? तो इस तरह से बेसिकली आप आपके वेबसाइट पे भी अटैक हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो हैकर है या अटैकर्स है आपको कोई लिंक भेजता है वाया जीमेल के थ्रू या फिर वाया किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, और आप इजीली उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी वेबसाइट पे लेके जाता है जहाँ पे आपसे कुछ एक्शन परफॉर्म होते हैं और जिससे आपके पर्सनल डेटा जो भी आपके कुकीज़ पे या फिर कोई भी आपका ब्राउज़र पे जो भी डेटा रहता है वो आपका हैकर्स या जो भी अटैकर्स है वो चोरी कर सकता है। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको डेटा उस लेवल पे सिक्योर रखना है, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो अभी बात करेंगे हम वर्जन कंट्रोल के बारे में। तो वर्जन कंट्रोल होता क्या है पहले तो वो समझते हैं। तो वर्जन कंट्रोल बेसिकली एक टूल ही है और जो कि बेसिकली सारे डेवलपर्स और मोस्टली इंडस्ट्री में सारे लोग यूज करते हैं, जिससे आप अपने कोड की हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं और जिसमें आप बहुत सारे डेवलपर एक साथ काम करें तो उनके कोड को मर्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं और बहुत सारे इसके यूज केसेस हैं। तो बेसिकली ये है कि हमें वर्जन कंट्रोल क्यों रिक्वायर्ड है। सो इसको सिंपल भाषा में समझे तो वर्जन कंट्रोल बेसिकली एक तो आपको हिस्ट्री मेंटेन करने में हेल्प करता है और दूसरा आपको अगर कोई कोड आपने गलत कमिट कर दिया या फिर कोई कोड में कोई गलत चेंजेस हो गए और आपको उसको रोल बैक करना है या फिर आपको पीछे जाना है जहाँ पे आपका स्टेबल कोड पड़ा था, तो आपको वर्जन कंट्रोल की हेल्प से आप उस हिस्ट्री में जाके आप उस पर्टिकुलर कमिट में जाके वो चेंजेस कर सकते हैं या फिर वो कमिट पे जाके स्टार्ट कर सकते हैं वापस से। और फिर उसकी बात है कि अगर आप बहुत सारे डेवलपर काम करें तो ये तो नेचुरल है कि आपका कोड में कोई ना कोई इशू आ गया या फिर आपके कोड में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया फिर या फिर सेम स्क्रिप्ट पे चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में वर्जन कंट्रोल क्या करता है कि आपके कोड को मर्ज करने में हेल्प करता है। बाकी डेवलपर भी इसको यूज़ करके अपने कोड को चेंज कर सकते हैं और वापस से सेम कोड बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपीआई। एपीआईज क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसको थोड़ा सा बेटर में समझते हैं। तो जैसे हमने पहले बात की कि आपका एक फ्रंट एंड है या फिर आपका जो ब्राउज़र है
उस पे कोई वेबसाइट या फिर कोई वेब पेज आप सर्व करते हैं, यूज़ करते हैं, उस वेबसाइट से आप कुछ भी रिक्वेस्ट या फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं, और जब वो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बाद कोई भी डेटा या फिर आपके रिक्वेस्ट पे, एक्शंस पे कोई भी पीछे बैकएंड में एक लॉजिक रन होता है, राइट? तो वो लॉजिक जो रन हो रहा है वो आपके सर्वर पे रन हो रहा है, और आपका जो वेबसाइट है उसने क्या किया, बस आपके एक्शन को रिकॉर्ड किया, राइट? तो आप समझिए कि वो वेबसाइट से उस सर्वर तक एक कम्युनिकेशन हुआ होगा, राइट? अब वो कम्युनिकेशन कैसा हुआ होगा, उस पे मत मत जाइए। अब ये समझिए कि वो कम्युनिकेशन हुआ है, चाहे वो एक फ़ाइल के फॉर्मेट में कि आपने कोई फ़ाइल अपलोड कर दी, या फिर आपने कोई टेक्स्ट डाल दिया, या फिर आपने कुछ इमेज अपलोड कर दी, राइट? और वो इमेज आपके बैकएंड पे गई, यानी कि आपके सर्वर पे गई, और सर्वर ने उस इमेज को या फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, उस सर्वर ने को मैनेज किया, और उसको पीछे डेटाबेस के अंदर स्टोर किया होगा या फिर ड्राइव किया होगा, एंड देन उसको आपके वेब पेज के ऊपर, आपके फ्रंट एंड के ऊपर रेंडर किया होगा। तो आप, अब चाहिए वेब पेज आप लैपटॉप के अंदर आप वेब पेज को बोल दो, या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर आप उसको एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बोल दो, आईफोन के अंदर आप आईफोन एप्लीकेशन बोल दो, राइट? कोई भी मीडियम हो सकता है, पर आप हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा मिडिलवेयर पे यूज करते हैं जिससे आपके सर्वर को पता रहता है कि उसको कैसे डेटा मिलने वाला है, और कहाँ पे मिलने वाला है, और आपको कैसे उस डेटा को, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, उस पर्टिकुलर वेब पेज को भेजना है। तो ये जो भी काम होता है एक एपीआई के थ्रू होता है, और एपीआई कुछ नहीं, एक मिडिलवेयर की तरह काम करता है, जहाँ पे वो आपके रिक्वेस्ट को लेता है, किसी भी लाइक आइदर वो रिक्वेस्ट आपकी हो सकती है कि फाइल के लिए हो सकती है, आइदर वो रिक्वेस्ट हो सकती है किसी इमेज के लिए हो सकती है, राइट? और वापस से उस रिक्वेस्ट के ऊपर आपको रिस्पॉन्स पास करता है। सो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के आपको एपीआईज पढ़ने पड़ेंगे। तो आर्किटेक्चर लेवल पे अगर आप देखोगे तो रेस्ट एपीआई हम बोलते हैं, ग्राफक्यूएल एपीआईज होती हैं, शॉप एपीआईज होती हैं, काफका एपीआईज होती है, एसिंक एपीआईज होती हैं। इनके बारे में डिटेल में बांधना पड़ेंगे। पहले आप ये समझिए कि कितने टाइप्स ऑफ एपीआईज हो सकती हैं। और अगर आप एक्सेस लेवल पे देखते हैं तो ओपन एपीआईज होती हैं, पार्टनर एपीआईज होती हैं, और इंटरनल एपीआईज होती हैं, और कंपोजिट एपीआईज होती हैं। तो इसके ऊपर अभी आपको डिटेल में नहीं जाना है। मोस्टली आपको पहले इनिशियली स्टार्ट करना है रेस्ट एपीआई से, जिसमें आपको बेसिकली कम्युनिकेशन में जैसे आपको इंसर्ट करना है डेटा को, रिक्वेस्ट करना है, गेट करना है। उसके बाद बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है, राइट? हम बहुत बार बात कर रहे हैं कि सर्वर से डेटाबेस में डेटा जाता है या फिर ड्राइव होता है। तो एक्चुअल में डेटाबेस होता क्या है, पहला चीज़ तो वो समझते हैं। तो डेटाबेस कुछ नहीं है, एक आप ऐसे समझ लीजिए कि ये डेटाबेस एक एक अलग से एक मशीन है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। वो चाहे वो डेटा एक फाइल के फॉर्मेट में है, चाहे वो डेटा एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, चाहे वो डेटा आपका इमेज के फॉर्मेट में है, या नंबर के फॉर्मेट में। तो वो डेटा आपका कहीं ना कहीं स्टोर होता है, राइट? तो आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आपकी हार्ड ड्राइव होती है, राइट? तो आप कोई भी फाइल या फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर आप पर्टिकुलर फाइल्स को स्टोर करते हैं, राइट? सिमिलरली ऐसे ही हमारे डेटाबेस भी होते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी कि आपको डेटा कैसे स्टोर करना है, राइट? तो जो स्टोर करने का तरीका होता है या फिर आपका जो डेटा होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर या फिर डेटा बेस बनने वाला है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो एक होता है एसक्यूएल और एक होता है नो एस। एसक्यूएल को समझते हैं, ये आपके रो कॉलम के बेस में होता है, एक टेबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा रहता है जो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं, नंबर ऑफ रोज रहते हैं बेस्ड ऑन डेटा के बेस पे, और इस पे आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है नोएसक्यूएल जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, यानी कि वो डेटा बहुत इनकंसिस्टेंट होगा। हो सकता है कहीं पे कोई डेटा हो, कहीं पे नेक्स्ट टाइम पे जो दूसरा डेटा हो किसी और स्ट्रक्चर में हो, डिफरेंट तरीके से उसको स्टोर करना पड़ता है। सो ये एक डेटा है जिसमें आपका एक कस्टमर का डेटा है, जिसमें आप देख रहे हो कि एक नेम का कॉलम है, एक कस्टमर आईडी का कॉलम है, एक नेम का कॉलम है, एक ईमेल का कॉलम है, एज का है, कंट्री का है। ऐसे एक ऑर्डर का है जिसमें आपकी ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, और ऑर्डर डेट्स है। तो ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसको आपको स्टोर करना है। तो इसके इस टाइप के डेटा को हम एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करते हैं, जहाँ पे आपका भी डेटा स्ट्रक्चर्ड रहता है, राइट? एक और टाइप का डेटा है जिसमें आप देख पा रहे होगे कि डेटा काफ़ी एक जेसन फॉर्मेट में है। अब ये डेटा, एक डेटा में हो सकता है कि ऑर्डर केवल दो, अभी इस डेटा में दो हैं, किसी और डेटा में हो सकता है कि ऑर्डर नंबर एक हो, और किसी में कोई कॉलम यहाँ पे जो की है एज ना हो, किसी में कंट्री ना हो, डिपेंड करता है। तो इस तरह का भी डेटा हो सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं एक नो एसक्यूएल डेटा का, डेटाबेस का। नेक्स्ट बात करते हैं एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो बेसिकली एक एक जेसन डेटा है। इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इसके ऑर्डर सेक्शन में दो टाइप के ऑर्डर्स हैं, राइट। हो सकता है किसी में एक हो, राइट। तो इस टाइप का डेटा जो होता है वो अनकंसिस्टेंट डेटा जो भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलो, उसको हम नॉन एसक्यूएल डेटाबेस में, नो एसक्यूएल डेटाबेस में यूज स्टोर करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आपका मोंगोडीबी, राइट। और बाकी आपका एसक्यूएल डेटाबेस के लिए आपका पोस्टग्रेस, माइस्क्यूएल, बहुत सारे डेटाबेस हैं जो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। तो इस तरह से एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस आपके जैसे कि माई एसक्यूएल्स है, पोस्टग्रेस है, और नो एसक्यूएल डेटाबेस हैं आपके मोंगोडीबी, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करें डिप्लॉयमेंट एंड कंटेनराइजेशन का। तो जिसके अंदर हम दो टर्म पे बात करेंगे। एक है सी आई, जिसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। दूसरा है सी डी, जो कि है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो सी आई के अंदर आप देख रहे होंगे आपका जो भी एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हों और उनका कोड बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा होगा, और वो कोड आपको चेंजेस करने के बाद वेरीफाई करना है, वो कोड आपका टेस्ट होगा, एंड देन वो टेस्टेड कोड आपका डिप्लॉय होगा। अब वो डिप्लॉय कैसे होगा, तो ये दोनों टर्म्स आपको यहाँ पे हर बार सुनने को मिलेंगे। तो जिसके अंदर आपका कोड टेस्ट होने के बाद वो सी डी यानी कि कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के थ्रू एक कंटेनर्स के अंदर, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कोई एक इमेजिनरी मशीन, वर्चुअल मशीन के अंदर आपका रन होगा। तो वो जो इमेज है, जो आपका कोड है जिस इन्वायरमेंट के अंदर रन होगा, उसका कुछ डिपेंडेंसीज होंगी उस कोड की जिसको रन होने के लिए चाहिए होगी, कोई लाइब्रेरीज होंगी। तो वो सारी आपको उस कंटेनर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी और वो आपको उस कोड को रन करने के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो इस तरह से ये दोनों टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसके लिए जो टूल्स हम यूज़ करते हैं सी आई के लिए, जेनकिन्स, गिटलैब सी आई, सर्कल सी आई, ये बहुत सारी टूल्स हैं जिसके थ्रू आपका कोड जो चेंज हो रहा है, आपका कोड उसके बाद प्रोडक्शन के लिए रेडी होता है और आप उसको एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अंदर डिप्लॉय करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बैक एंड डेवलपर की सैलरी इंडिया में। तो अभी ऑन एन एवरेज जो मैं नंबर्स देख रहा हूँ, ये डेटा आपका 2023 का है। तो एक एवरेज सैलरी है एक बैक एंड डेवलपर की इंडिया में, जो कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस अगर उसको है तो 7 से 8 लाख पर ईयर वो कमा सकता है। सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, राइट। तो अभी जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है जब मैं किसी भी नए स्टूडेंट से बात करता हूँ या फिर कोई जूनियर से बात करता हूँ, उनका क्वेश्चन यही रहता है कि हमें नोड जेएस में या फिर पाइथन में कौन सी टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए, राइट। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि सी, अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आप देख रहे हैं अभी, तो दोनों, टू फ्रैंक मैं बोलूँगा कि दोनों अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है या फिर जो आप जॉब पे काम कर रहे हैं उसमें क्या रिक्वायरमेंट अभी चल रही है। तो अभी जैसे करंट सिचुएशन के हिसाब से पाइथन्स में आप, अगर आप एज अ बैकएंड जा रहे हैं, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं कि वो अब एआई का मॉडल आप एआई डेवलपमेंट या फिर इस तरह से काम जहाँ पे आपका हो रहा है, तो वहाँ पे आप अगर पाइथन बेस फ्रेमवर्क सीख के जा रहे हैं, पाइथन बेस टेक्नोलॉजी सीख के जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे हेल्प होने वाली है। और अगर आपको एक छोटे एप्लीकेशंस या फिर आपके छोटे लेवल के एप्लीकेशंस पे वर्क हो रहा है आपकी कंपनीज में, या फिर आपको स्टार्ट कर रहा है अभी, तो आप नोड जेएस एज अ टेक्नोलॉजी में भी आप घुस सकते हैं जहाँ पे आप जल्दी से सीख सकते हैं, राइट। और आपको काफ़ी अच्छी कम्युनिटीज़ हैं, पढ़ाने के लिए भी आपको बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएंगे, तो आपको स्टार्ट करने में भी ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कोई सर्टिफिकेशन कोर्स लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने बहुत जगह पे देखा है, लोग कोई रिकमेंड करता है, कोई रिकमेंड नहीं करता है, बट आई वुड रिकमेंड कि यस, आपको लेना चाहिए। तो उससे क्या एडवांटेज मिलता है, तो अभी बात करते हैं कि आपको कोई सर्टिफिकेशन कोर्स लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे आइडिया से है कि आपको एक कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट करने के लिए लेना चाहिए, जो कि मैं आपको कुछ फैक्टर्स के हिसाब से बताऊँगा। तो जैसे कि आप अगर कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप बैकएंड डेवलपमेंट अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, आपको उसका कुछ पता नहीं है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको पढ़ना है, आपको रोड मैप भी बहुत क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको एक कोर्स पकड़ के उसको फॉलो कीजिए, सो दैट एटलीस्ट आप एक बिगिनर्स लेवल्स पे
आप उस कोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए वो आपको उसके अंदर मिलेंगी। तो दिस इज़ अनदर गुड क्वेश्चन कि क्या हमारा जो रोल है बैकएंड का वो इम्पैक्ट होने वाला है आफ्टर लाइक एआई रिवोल्यूशन जो भी आया है उसके बाद। तो आई वुड से नो और यस, बोथ थिंग इज देयर। अब मैं वो समझाऊंगा कैसे। सो एआई इज़ लाइक कि आपका जॉब तो नहीं छीन सकता, बट इट इज़ डेफिनेटली हेल्प यू आउट। वो कैसे? जैसे अभी आप मैनुअल कोड रिव्यू करते हैं, आप पीआर रेज करते हैं, आप लाइक कोड जो भी लिखते हैं उसको आप रिव्यू कराते हैं, वो मैनुअल प्रोसेस में अभी होता है। कुछ टाइम के बाद या फिर अभी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज में काफ़ी जगह कोड रिव्यू ऑटोमेटिक आपका एआई या फिर चैट जीपीटी के थ्रू लोग करने लगे हैं। आपको यूनिट टेस्ट भी चैट जीपीटी से या फिर बाकी जो एआई टूल्स हैं उसके थ्रू मिल जाएंगे, राइट। और डेफिनेटली आज हर एक कोई डेवलपर मैं बोलूँगा वो कोड असिस्टेंट के हेल्प से ही कोड लिखता है, क्योंकि आपको यूज करना ही चाहिए। और इससे आपका कोई स्किल्स डाउन नहीं होंगे, आपको इन फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी मिलेगी, इससे आप जल्दी कोड कर पाएंगे। इससे आप बाकी लोगों से बेटर जल्दी काम कर सकते हैं। तो ये आपको अडेप्ट करनी चाहिए, टूल्स बेटर एंड बेटर होते जाएंगे और आपको ये हेल्प करेंगे ही। एंड नाउ ऑन द लास्ट वन कि कोई सर्टिफिकेशन कोर्स जो बैकएंड के लिए अच्छा है, तो और रिकमेंड फाइन एकेडमी का कोर्स आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको मंच का और पाइथन डेवलपमेंट का आपको बेसिकली एंड टू एंड सिखाया जाएगा। एंड ऑल्सो फाइन एकेडमी के थ्रू आपको लेटर ऑन प्लेसमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए जो भी आपको सर्टिफिकेशन कोर्स आप ले रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल आफ्टर सर्टिफिकेशन कोर्स क्या वो कोई जॉब आपको एश्योरिटी दे रहा है क्या। तो अगर आपको दे रहा है डेफिनेटली यू